हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए, आपका स्वागत है इस महासीरीज में दिल्ली सल्तनत। आज हम दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करेंगे। पिछला जितना था मध्यकालीन भारत से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट था उसको हमने डील किया था, और आज दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सा वंश आया एक एक करके वंश पे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा था, ठीक है। वन डे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल कब से कब तक रहा था। तो देखिए 1206 से लेकर 1526 तक, 1206 से लेकर 1526, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा होगा 1206 से लेकर 1526 तक रहा, ठीक है ना। उसके बाद मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है दोस्तों। तो चलिए, 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों द्वारा भारत पर विजय, देखिए तुर्क द्वारा भारत पर विजय हुआ, ठीक है ना। और दिल्ली सल्तनत का जो मोहम्मद गोरी थे उसने अपना एक गुलाम छोड़ के गया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। तो उसने ही दिल्ली सल्तनत का नींव रखा, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया। गुलाम वंश क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोहम्मद गोरी का जो वो गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, तो उसको अपना दिल्ली को छोड़ दिया और बोला तुम यहाँ संभालो, हम गौर चला जाते हैं, गौर देश, ठीक है ना। गौर देश चला जाते हैं। तो गौर देश कहाँ पता? गजनी का एक छोटा सा राज्य का जगह का नाम था गौर, ठीक है ना। तो वहाँ शासन करने वाले लोगों को गोरी कहा गया। तो मोहम्मद गोरी आए थे भारत और अटैक किए और पृथ्वीराज चौहान से वो युद्ध किए, ठीक है ना। ठीक है, 320 वर्षों तक 3 वंश तुर्क थे और 2 वंश अफगान थे। इस काल को तुर्क अफगान काल भी कहा जाता है। देखिए सबसे पहले बात आप याद रखिए, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने राज्य किया। उसमें से जो 3 वंश था, 3 वंश वो तुर्क था, तुर्क, और 2 वंश क्या था? अफगान, अफगान थे। ये बात आपको याद रखना है कि 3 तुर्क थे और 2 अफगान। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, तुर्क पहले तुर्क था कि अफगान? तो पहले तुर्क देश से आया था ना, तो तुर्क लोग थे, ठीक है ना। तो देखिए पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ठीक है ना, लोदी वंश। तो हम यहाँ पे गुलाम वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, गुलाम वंश, गुलाम वंश में जो जो शासन करते किए, ठीक है ना, उनका यहाँ पे नाम है, गुलाम वंश के शासक का नाम है 1206 से लेकर 1210 तक, ठीक है ना। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, ऐसे बहुत सारे, गयासुद्दीन बलबन, नसरुद्दीन मोहम्मद, केकुबाद, क्यूमर्स, ऐसे बहुत सारा वंश मतलब इनका शासनकाल में आते गए, ठीक है ना, शासक। तो चलिए, गुलाम वंश को ना कुतबी वंश भी कहा जाता है और शमसी वंश भी कहा जाता है और बलबनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। 3 नाम है गुलाम वंश का, कुतबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश, ठीक है। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलिए, वह मोहम्मद गोरी के गुलामों में सबसे योग्य गुलाम था, ठीक है ना। उसका दामाद भी था वो, ठीक है ना। 1206 में गोरी की मृत्यु के बाद उसे दास से सुल्तान घोषित कर दिया गया, ठीक है। प्रारंभ में इसकी राजधानी लाहौर, इसने लाहौर अपनी राजधानी बनाई थी। बाद में इसकी राजधानी दिल्ली बना दी गई, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा था, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का नींव रखा था, फाउंडेशन वो रखा था, ठीक है ना, बना नहीं पाया था पूरा। लेकिन किसके? एक सूफी संत साधु थे, बोले तो सूफी, है ना। इस्लाम धर्म में जो संत को सूफी कहा जाता है, तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया, ठीक है। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना। चलिए, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसे लाख बख्श की उपाधि भी प्राप्त है, ठीक है ना, धारण की थी। लाख बख्श का होता है लाखों का दान करने वाला, मतलब वो बहुत ज़्यादा पैसा दान करता था, लाख बख्श, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हम लोग जाने। गुलाम वंश का संस्थापक, ठीक है ना। फिर कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था, ठीक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, अजमेर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है ना। चलिए, इसे लाख बख्श की उपाधि धारण की थी। लाख बख्श का होता है लाखों का दान करने वाला, ठीक है ना, लाखों का दान करने वाला के कारण इसे लाख बख्श कहा गया। इसे कुरान खां, कुरान के सुरीले स्वरों में पाठ करने वाले
कारण। देखिए बहुत इतिहासकार मानते हैं कि ये एक जो गुलाम था उसको जिसने पाया था, बोले तो उसको पालन पोषण किया था, उसने उसको कुरान को रटवा दिया था, ठीक है ना। तो ये कुरान बहुत अच्छा से बोल सकता था, कुरान के बारे में उसको पूरा जानकारी था, इसे इसका नाम कुरान खां भी इसे कहा गया, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1206 चौगान पोलो, पोलो के जैसा चौगान खेला जाता है, ठीक है ना। घोड़े से जब गिर गया ये तो उसमें इसकी मृत्यु हो गई, इसे लाहौर में दफनाया गया। लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। ऐबक के सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी, देखिए इसका सहायक सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया। अगर आप पिछला सीरीज में देखे होंगे तो वहाँ पे एमसीक्यू पे ये बात आया था, ठीक है, बख्तियार खिलजी, ठीक है ना। दूसरा आया आराम शाह एवं इल्तुतमिश, दोनों, ठीक है ना, आराम शाह एवं इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र आराम शाह हुआ। देखिए जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया तो उसका क्लियर है कि उसका बेटा ही बनेगा शासक, लेकिन इल्तुतमिश क्या किया ना, उसका मार दिया, उसका बेटा को मार दिया। 8 महीने तक दिल्ली का सुल्तान रहा, सिर्फ वह आयोग शासक था, मतलब उतना पावरफुल शासक नहीं था। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दी और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर जाकर बैठ गया। कमजोर था तो मार दिया। वह कुतुबुद्दीन का दामाद था, देखिए यहाँ पे है ना गुलाम, मतलब ये भी गुलाम भी था और दामाद भी था, इसी कारण इसका गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा? क्योंकि एक गुलाम लोग एक दूसरे को आगे फॉरवर्ड करते चल रहे हैं, हमारा वंश एक गुलाम चलाएगा, फिर उसका आगे गुलाम चलाएगा, इसी कारण गुलाम वंश कर दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। देखिए जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा तो अपना बेटा आराम शाह को गद्दी पे संभालने दे दिया। उस समय ना इल्तुतमिश एक सहायक सेनापति था इसका, ठीक है ना। उस समय क्या किया इसको, ये भी एक गुलाम था, तो उसमें बदायूं का ये गवर्नर था, बदायूं का सिंपली ये गवर्नर था। जब आया देखा रे ये तो अपना बेटा को दिल्ली का सल्तनत बना दिया सुल्तान, तो उसको मार दिया। वह तुर्किस्तान की इलवारी जाति का तुर्क था। देखिए तुर्क, तो अभी देखिए पहले जब दिल्ली सल्तनत में 5 लोग शासन किए, उसमें 3 तुर्क था और 2 अफगान था, तो अभी तुर्क के बारे में आएगा, ठीक है ना। उसने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली स्थापित की। चलिए, दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय अंगपाल, ठीक है ना, अंगपाल तोमर को जाता है। दिल्ली शहर की स्थापना, आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर था, ठीक है। अब देखिए कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। फाउंडेशन तो रख दिया लेकिन वो बना नहीं पाया, तो उसका पूरा अधूरे कार्य को इसने पूरा करवाया, किसने? इल्तुतमिश ने। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए इल्तुतमिश क्या किया ना, जो इल्तुतमिश था इसने 40 सरदारों का एक गुट बनाया, मतलब सिंपली एक गैंग बनाया, सिंपली सोचिए। और उस गैंग का नाम क्या रखा इसने? तुर्कान ए चिहलगामी अथवा चरगामी, ठीक है ना। चलिए, उसने ही सर्वप्रथम शुद्ध सोने के अरबी सिक्के का प्रचलन शुरू किया। अरबी सिक्का, सोने चांदी के अरबी सिक्कों का इसने प्रचलन शुरू किया। चांदी का बनाया टंका और तांबे को जीतल कहा, ठीक है ना। चांदी का सिक्का को टंका और तांबे का सिक्का को जीतल कहा, ठीक है ना। उसने एकता प्रणाली का प्रचलन शुरू किया। एकता प्रणाली अगर बात आए कि किसने प्रचलन किया? इल्तुतमिश ने। वह प्रथम सुल्तान था जिसने 1223 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से बीच में एक स्टोरी आ जाता है ना चंगेज खां के बारे में, मंगोल चंगेज खां के बारे में, तो चलिए यहाँ पे वो जिक्र यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। उसकी बड़ी बुद्धिमानी से चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों के आक्रमण से सल्तनत की रक्षा की, है ना। मंगोल लोग भारत में अटैक करने आ रहे थे, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कहानी है कि इल्तुतमिश सल्तनत काल के श्रेष्ठ शासकों में से एक था, मतलब बढ़िया शासक था। 1220 से 21 में ख्वारिज्म का शाह जलालुद्दीन मंगबरनी मंगोलों से परास्त होकर भारत आया था। मंगोलों से परास्त होकर क्या किया? भारत आया था, तथा मंगोल भी उसके पीछे पीछे सिंधु नदी तक आ गए थे। तो इल्तुतमिश ने मंगबरनी द्वारा सहायता मांगने पर बड़ी कूटनीति से इनकार कर दिया।
देखिए मंगोल से हार करके आ रहा था, मंगोल भी उसका पीछा करते आ रहा था, ठीक है ना, ठीक है ना। शाह जलाउद्दीन मंगबरनी तो मांगा, इससे हेल्प मांगा, किससे? इल्तुतमिश से। सोचा अगर हम हेल्प कर देंगे तो मंगोल लोग अटैक कर देंगे भारत पे, है ना। तो उसने के डिनाई कर दिया, बोला नहीं हम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार मंगोल का आक्रमण से खतरा टल गया, ठीक है। इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई, ठीक है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, रजिया सुल्तान, ठीक है ना। नेक्स्ट रजिया सुल्तान, मतलब बोला कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना, इतिहास का नहीं, दिल्ली सल्तनत के बारे में से पूछा गया। पूछाता है ना कि अभी नरेंद्र मोदी काल में क्या हुआ है ना, मनमोहन सिंह के काल में क्या हुआ, तो उसी तरह दिल्ली सल्तनत काल में जो सबसे पहला लेडीज थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान, ठीक है ना। रजिया के सुल्तान बनने के पूर्व थोड़े समय के लिए इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बना, ठीक है। कुछ देर के लिए उसका बड़ा पुत्र बन गया, ठीक है ना। रजिया दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान थी, ओनली एक सिंगल लेडीज, ठीक है ना। उसने पर्दा को त्याग कर पुरुषों की तरह वेस्ट कोट पैंट हैट धारण करके दरबार में आना शुरू किया। हाँ, इसका क्रिटिसाइज भी हुआ, है ना। वो महिला की तरह रहना नहीं चाहती थी, वो एक मेल की तरह फीमेल, मतलब फीमेल की तरह नहीं रहना चाहती थी, वो एक मर्द की तरह जीन्स पैंट कोट हैट टोपी लगाकर वो आती थी, ठीक है ना। विद्रोह भी बहुत हुआ, किंतु कूटनीतिक से चाल से विद्रोह को दबाने में सफल रही, है ना। उसका बहुत लोग अपोज भी किया, है ना। उसने अपने शासनकाल में अबिसीनिया के जमालुद्दीन आकुत नाम एक दास को नायाबे ममलिकात प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसने तुर्क सरदारों के विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसकी शादी अल्तुनिया के साथ हुई, रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया के साथ हुई, ठीक है ना। अब एक कैथल के पास हिंदू डाकुओं ने 13 अक्टूबर 1240 को इसकी हत्या कर दी। अब आए नेक्स्ट गयासुद्दीन बलबन, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारा शासक आते चला गया, ठीक है ना। पीछे हम देख चुके हैं, देखिए यहाँ पे हम जैसे नाम का हम जिक्र करेंगे तो देखिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया, बारम शाह, ठीक है ना। देखिए 9 नंबर में गयासुद्दीन तुगलक। ये सब जो 7, 8 वाला ना उतना पावरफुल नहीं था, 2-4 साल शासन किया और चला गया। और गयासुद्दीन बलबन देखिए 1265 से लेकर 1287 तक, बोले तो 22 साल लगभग इसने शासन किया, तो इसलिए इसका नाम आया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और निसरुद्दीन महमूद नामक शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये सभी नाम मात्र के शासक थे, ओनली सिर्फ बस कि यहाँ शासक है, काम कुछ नहीं इन लोग का, ना पावरफुल। तो नसरुद्दीन मोहम्मद कुरान की आयतें लिखकर अपने टोपी सीकर अपना जीविकोपार्जन करता था। हाँ, मतलब अपना एक टोपी सीकर अपना कुछ काम करते रहता था। एक होता है ना बहुत सारा राजा है, फिर वो अपना भी एक्स्ट्रा काम करते रहता है, ठीक है। चलिए नसरुद्दीन के शासनकाल में हलाकू नामक मंगोल नेता ने भारत पर आक्रमण किया। देखिए जिस समय इल्तुतमिश था उसने मंगोलों के आक्रमण से कूटनीतिक से वो तो बचा लिया, लेकिन जब धीरे धीरे आगे चलते गया तो गयासुद्दीन बलबन के समय एक हलाकू नामक मंगोल नेता ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है ना। नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान बना, ठीक है। चलिए बलबन इलवरी तुर्क था। देखिए अभी भी तुर्क चल रहा है, अभी भी तुर्क चल रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर गुलाम वंश है तो तुर्क होगा, खिलजी वंश तो भी तुर्क होगा, ठीक है ना। इन्होंने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी। खलीफा जो मुस्लिम का सबसे हेड लीडर होता है उसको खलीफा बोलते हैं। तो उससे उसका ऑथेंटिक बोलता है ना कि ठीक है आप गए तो आप साइन करवाएं कि नहीं डीसी से, नहीं भैया हम डीसी से साइन नहीं करवाएं, हमसे एसडीओ बीडीओ से साइन करवा ली है कागज में, ना आपको डीसी से साइन करवाना था। बस उसी तरह क्या होता है ना, स्वीकृति ऑथेंटिक है ना, आपको एक्सेस मिल जाता है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लाम शैली से निर्मित हुआ बलबन का मकबरा था, शुद्ध इस्लाम शैली से, ठीक है ना, बलबन का मकबरा था। दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप इस मकबरे का निर्माण स्वयं सुल्तान बलबन द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना। इसका जो 40 कमांडो था एक साथ, उसको तुर्कान चहलगामी है ना का सदस्य था। गद्दी संभालते हुए उसने इस पद को समाप्त कर दिया। देखिए इल्तुतमिश जो एक ग्रुप बनाया था, है ना, तुर्कान चहलगामी, उसी का ये भी एक सदस्य था। लेकिन जब ये आराम शाह को,
है ना। इल्तुतमिश ने आराम शाह को मार दिया, तो वो भी ऐसा सब एक गुट का ही आदमी था, ठीक है ना। लेकिन ये क्या किया, बलबन इल्तुतमिश के 40 सरदारों के दल तुर्कान ए चहलगामी का सदस्य था। इन लोग सब एक वही ग्रुप का लीडर था, ठीक है ना, बोले तो इस ग्रुप का मेंबर था सिंपली, और वही शासन करते चला गया। लेकिन उसने क्या किया, बलबन ने इसको खत्म कर दिया गया। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्ग खां की उपाधि प्राप्त की। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल खां की उपाधि प्राप्त की। बलबन ने दिल्ली के इर्द गिर्द बने मेवाती डाकुओं का दमन किया, ठीक है ना। चलिए, वो अपना डाकू लोग को क्लीन करते जा रहा था क्योंकि उसका राज्य सेफ रहे, ठीक है। बलबन ने गुप्त विभाग मतलब गुप्तचर लोग, है ना, स्पाई, जैसे अभी रो चलता है ना भारत में, CID CBI। फारसी के महानतम कवि अमीर खुसरो बलबन के दरबारी कवि थे। देखिए, अमीर खुसरो बहुत लंबे समय तक रहे हैं, ठीक है ना। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह मध्यकालीन भारत का महान कवि था। यह बलबन के काल में शाही सेवा में रखा गया और इसने गयासुद्दीन तुगलक तक 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। देखिए, इसने 7 सुल्तानों तक का शासनकाल इसने देखा है। उसने दीवान ए विजारत स्वराज्य विभाग, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, ठीक है ना, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, ये सब का स्थापना इसने किया था, ठीक है। उसने सिजदा झुककर प्रणाम करना और पैबोस पांव चूमना, जिससे ईरानी परंपरा का प्रचलन भी किया था। देखिए, यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में ना पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। गयासुद्दीन बलबन, सिजदा और पैबोस, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिजदा का मतलब क्या होता है, मतलब झुककर प्रणाम करना। पैबोस का मतलब पांव चूमना, पास से पैबोस, पास से पांव चूमना। अगर आपसे ये पूछ लिया किसने चलन किया था, तो गयासुद्दीन बलबन ने। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कहाँ का परंपरा था, तो ये ईरानी परंपरा था, ठीक है ना, ये ईरानी परंपरा। तो यहाँ से इसी से 2-4 क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। उसके शासन का आधार कुरान के नियम थे, ठीक है ना, कुरान के नियम। 1286 में उसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें उसके पुत्र मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु पुत्र शोक में ही हुई। उसका बेटा मर गया तो उसका टेंशन में वो भी मर गया। अब देखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक केकुबाद का 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन कुयुमर्स था, जिसकी हत्या करके जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। देखिए, अब क्या है ना, जलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने इसका बेटा को मार दिया और यहाँ से गुलाम वंश खत्म हो गया, यहाँ से खिलजी वंश का प्रारंभ हो गया, ठीक है ना। खिलजी वंश का जो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड जो वीडियो है, मूवीज है पद्मावत, उसको एक बार आप देख लीजिएगा ना, तो बहुत सारा आपको कुछ बात याद रहेगा खिलजी वंश के बारे में, ठीक है ना। चलिए, उसमें एक दिखाया गया है मलिक कफूर को कि उसके सहायता से ना दक्षिण भारत तरफ वो विजय प्राप्त करता है। तो बहुत अच्छा पिक्चर है, एक बार देखिएगा तो आपको ना स्टोरी समझ में आ जाएगा और बैठ भी जाएगा और नाम भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम नेक्स्ट जो सीरीज लाएंगे उसमें खिलजी वंश को बेहतरीन तरीके से लाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।